बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है इसी चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी थी उनमें हमने स्टार्ट के अंदर ये पढ़ा था कैनेमेटिक्स डायनामिक्स, जो कि मैकेनिक्स की ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं। फिर उसके बाद हमने मेन 3 टर्म्स पढ़ी थी, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम की डिटेल्स देखी थी, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें थी जो हमें आगे न्यूटन के लॉज को एक्सप्लेन करती हैं। तो फिर उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में न्यूटन के लॉज को देखा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ को डिटेल से देखा था। और उससे पहले हमने बल्कि नेट फोर्स की डिस्कशन को भी देखा था कि नेट फोर्स क्या होती है और उसका न्यूटन के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में क्या रोल है। तो फिर उसके बाद हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से रिलेटेड जो एग्जांपल न्यूमेरिकल थी वो भी हमने देख चुके थे। और अब हमने जो है वो न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा रिमेनिंग है, जो भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो। और एक और टॉपिक बीच में इन बिटवीन आता है, मैस एंड वेट का डिफरेंस जो है उसको हमने देखना है अभी। तो वो भी हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे, मैस और वेट का डिफरेंस और न्यूटन का थर्ड लॉ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट? मैस में और वेट में क्या डिफरेंस है? तो क्योंकि उर्दू में तो सबको हम एक ही लाठी से हाँकते हैं और कहते हैं जी दोनों को वज़न ही कहते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर, क्योंकि साइंस के अंदर जो है वो बहुत ही टेक्निकल टर्म्स होती हैं, इस तरह से उनको नहीं लिया जा सकता। तो हम मैथ्स का भी मतलब देखते हैं क्या होता है और वेट का मतलब भी देखते हैं क्या होता है। मैस एंड वेट, मैस जो होता है किसी भी बॉडी का, वो किसी भी मैटर के अंदर कितनी क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद है। क्वांटिटी का मतलब सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको कहूँ तो उसमें कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो उसका मैस रिप्रेजेंट करते हैं। इसका किसी भी मैस का ताल्लुक किसी भी फोर्स के साथ नहीं है, जस्ट इस चीज़ को हम देख रहे होते हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, मतलब कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स ने उसको ऑक्यूपाई किया है। और जबकि वेट के अंदर, वेट एक फोर्स है जो कौन एक्ट करवा रहा होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ हो या कोई और प्लेनेट भी हो सकता है। तो वो उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल पुल के बिहाफ पर, वो उस बॉडी का वेट रिप्रेजेंट होता है। डिटेल से भी इसको देखते हैं। मैस और खैर ये अपने इन्हीं पॉइंट्स को जो है डिटेल के साथ, मैथ्स और वेट के पॉइंट्स के डिफरेंस को अपने पॉइंट डिटेल से लिख लेना है आंसर के अंदर। मैस ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी, की कितनी क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है। मैस की यूनिट किलोग्राम होती है इंसान। वहाँ पे जब देखेंगे कि सारे पॉइंट्स में सीक्वेंस वाइज वहाँ पे आपको नजर आएंगे कि सब पॉइंट डिफरेंट है। मैस जो है वो हर जगह पर एक जितना होता है, चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स एक स्टोन के अंदर यहाँ पर है, आप उस स्टोन को उठा के इंडिया ले जाएँ, उस स्टोन को उठा के जो है वो चांद पे ले जाएँ, किसी और प्लैनेट पे ले जाएँ, उसके नंबर ऑफ एटम में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो उस वजह से उसके मैस में कोई चेंज नहीं आएगा। मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। मैस की कोई, क्योंकि जब फोर्स ही नहीं है मैस, तो मैस की कोई डायरेक्शन भी नहीं होती, स्केलर होता है। आप बाज़ार में जाके 5 kg शुगर लेते हैं, साथ में उस दुकान वाले को कोई डायरेक्शन नहीं बताते कि भाई नॉर्थ की तरफ 5 kg शुगर दे दें, तो इसलिए स्केलर है। मैस को हम बीम बैलेंस से मेजर करते हैं, फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, लीवर बैलेंस से मेजर करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मेजर करते हैं। मैंने एक नाम यहाँ पे लिख दिया, बाकी नाम आपको पता है, आपकी बुक में है। मैस इज़ अ बेस क्वांटिटी, डिराइव नहीं है। और मैस जो है वो अगर आप किसी फार्मूले से उसको डिराइव करना चाहते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं फार्मूले से, ये डिराइव क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट इंग्लिश का वर्ड डिराइव्ड है। तो वो आपका मैथ्स का जो फार्मूला होता है W=mg, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं M=W/g। और एक और फार्मूला हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, डेंसिटी=mass/वॉल्यूम। तो वहाँ से भी मैथ्स का फार्मूला ये बन जाता है, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये दो फार्मूला हैं जो अपने लिखने भी हैं, उनको याद भी रखने हैं, तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। अब वेट क्या होता है? तो वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। जितना किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उतना ही उसका वेट होता है। ये बात आप चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं। वेट ऑफ बॉडी वेरीज, वो हर जगह पर एक जितना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी जो होती है उसकी वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ पे 10 होती है, तो हाइट पे जाते हैं तो वो कम होती जाती है, चेंज हो जाती है। तो जब वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेट भी चेंज होगा। अर्थ इतनी ज़ोर से फिर उसको पुल नहीं कर सकेगी ऑब्जेक्ट को, तो उसका वेट चेंज हो जाएगा।
और सेकेंडली किसी एक प्लैनेट के ऊपर जी की वैल्यू और होती है, दूसरे प्लैनेट पर जी की वैल्यू और हो चुकी होती है। इसलिए वेट हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, मैस हर जगह एक जैसा होता है मैस। और फिर सेकेंडली वेट को हम किस से मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से, जिसको उसी स्प्रिंग बैलेंस को न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ये अलग से कुछ चीज़ नहीं है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन होती है, तो वेट की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। और जिस प्लैनेट पे आप होंगे उसी प्लैनेट के सेंटर की तरफ, अगर आप मून पे खड़े हुए हैं तो आपका वेट की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड सेंटर ऑफ द मून। और वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन में 80 किलोग्राम होती है। वेट डिराइव क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी नहीं है। वेट का अगर आप फार्मूला बनाना चाहते हैं तो वेट का फार्मूला W=mg है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। तो इसको स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा गोश्त की दुकान के ऊपर। तो अच्छा, एग्ज़ाम्पल ये आपकी वो एग्ज़ाम्पल है जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने खुद से जो है ना ये बीच में से निकाल के आपके सामने रखनी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बारे में पेपर में बड़े टेढ़े किस्म के क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस बोर्ड के एग्जाम के अंदर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द अर्थ इज ऑन द अर्थ इज़ 25 kg, तो उसका वेट आप निकालें, W=mg लगाएंगे, मैस की 25 और वेट जी की वैल्यू 10 होगी तो 250 न्यूटन उसका वेट होगा। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो मैस होता है वो 10 टाइम्स उसकी निस्बत जो है वो वेट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, ये टेक्निकल चीज़ है, इसी तरह की चीज़ें हमसे पेपर में पूछते हैं। कहते हैं कि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, 10, और मून के ऊपर कितनी होती है, 1.6 न्यूटन पर केजी। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो जी की यूनिट होती है वो न्यूटन पर केजी भी होती है चैप्टर नंबर 5 के बिहाफ पर, और चैप्टर नंबर 2 के बिहाफ पर जी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। बहरहाल जी की वैल्यू जो मून के ऊपर है वो कितनी है, 1.6, और अर्थ पे कितनी है, 10। तो ये वैसे नहीं इधर लिख दिया, ये आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, होती भी ऐसे ही हैं। तो वो कहता है कि वेट एक ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर 50 न्यूटन है, तो उसका वेट मून पर कितना होगा। अच्छा, अब अगर उसका वेट अर्थ पर 50 न्यूटन है तो इसका मतलब है कि उसको उसके वेट को फाइंड करने के लिए जो जी इस्तेमाल किया गया होगा वो कौन सा होगा, 10 वाला, अर्थ वाला। तो इसका मतलब है कि अगर हम ने उसका मून पे वेट फाइंड करना है तो हम फार्मूला तो मून के लिए मून पे जब उसका वेट फाइंड करेंगे तो फार्मूला तो W=mg लगाएंगे। तो और वहाँ फिर हमने उसका जो मैस होगा वो भी पुट करना पड़ेगा हमें, और जो वहाँ पर जी की वैल्यू वो भी पुट करनी होगी। तो मून के ऊपर जो जी की वैल्यू वो तो हमें पता है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का मैस नहीं पता, अपने मैस पहले फाइंड करना है। अब मैस निकालने के लिए भी हम W=mg लगाएंगे, तो W तो ये उसका वेट दिया हुआ है और मैस हमने m फाइंड करना है, और जी जो है वो कौन सा यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली जब वेट अर्थ का है तो जी भी अर्थ के ही लिहाज से यूज़ की जाएगी और उसी लिहाज से फिर m निकाला जाएगा। तो W=mg करेंगे, m=w/g, ये W अर्थ का, जी भी अर्थ के लिहाज से, तो मैस ये आ गया। अब मैस तो सेम रहना है, तो मैस आप W=mg दोबारा जब मून के ऊपर करेंगे तो m यही यूज़ करेंगे, जी लेकिन कौन सी यूज़ करेंगे, मून की, तो 8 न्यूटन यहाँ पे आपका वेट आएगा। तो यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है कि उसका अगर अर्थ पे वेट 50 न्यूटन था तो मून पे जाकर उसका वेट 8 न्यूटन हो गया, मतलब वेट उसका डिक्रीज़ हो गया। तो वेट एक जैसा नहीं रहता हर जगह पर। ये एग्जांपल है, प्रॉब्लम है, वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, आपने उसका मैस निकालना है। तो सिंपल सी एग्जांपल है, W=mg लगाएंगे, W दिया हुआ है, जी की जगह 10 लगाएंगे और मैस निकाल लेंगे। अब क्योंकि उसने मेंशन नहीं किया अर्थ पे तो हम अर्थ ही कंसिडर करेंगे। और एग्जांपल 3.3 के अंदर वो कहता है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग, के अगर एक बॉडी जिसका मैस 10 kg है तो आपको कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको गिरने से बचाने के लिए। मतलब आपको अगर उसको हाथ पे उठाना है तो हाथ से उठा ही रखना है, तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी कि वो आपके हाथ से ना गिरे। तो जितनी किसी चीज़ का वेट होता है उतनी ही फोर्स से आपको उसको उठाए रखना पड़ता है। या आपने किसी फोर्स से उठाया हुआ है तो आपको नहीं पता कितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ, तो जितना उसका वेट होगा उतनी ही फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे होंगे, सिर्फ उसको स्टिल रखने के लिए, उठाए रखने के लिए। तो जस्ट आपने यहाँ पे भी इसका वेट फाइंड करना है और उतनी ही फोर्स आपको लगानी पड़ेगी उसको उठाए रखने के लिए ताकि वो गिरे ना, W=mg। और एग्जांपल 3.5 जो है तो ये टेक्निकल है, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसके अंदर वो इसने एक बात की है, कहता है अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, बॉडी का वेट 20 न्यूटन है। वो कहता है हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि अगर आप उसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, F=ma लगाते हैं और जो है वो यहाँ से 20 न्यूटन से पहले उसका, क्योंकि उसका वेट 20 न्यूटन है, वहाँ से मैस निकाल लेते हैं।
तो और यहाँ पे एक्सेलेरेशन दी हुई है, तो मैस और एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई किया, एफ इक्वल टू एम में लगाया, तो फोर्स निकाली और समझते हैं यही फोर्स हमने फाइंड करनी थी। नहीं, वो है क्या कि ये आपके सामने हुआ है। तो देखें, आपने उसको, पहली बात है उसका वेट है 20 न्यूटन। सिर्फ आपने अगर उसको उठाए रखना है तो कम से कम आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो 20 न्यूटन की फोर्स तो आपको पहले ही लगानी पड़ जाएगी, सिर्फ उसको उठाए रखने के लिए। अब उठाने के बाद आपने उसको ऊपर की तरफ मूव भी करना है, कितनी एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो यहाँ से जो F इक्वल टू एम ए से फोर्स निकलेगी, मैथ आप वहाँ से निकालेंगे उसका 20 न्यूटन के बिहाफ पर, जो कि 2 kg आ जाएगा। तो जो यहाँ से F इक्वल टू एम ए से फोर्स निकलेगी, ये तो एडिशनल फोर्स होगी जो आपको उसको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी एक्सेलरेट करवाने के लिए, वरना उसको कम से कम उठाने के लिए आपको 20 न्यूटन फोर्स देनी पड़ेगी। तो मैथ्स का 2 kg आएगा और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो F इक्वल टू एम ए से जो फोर्स निकलेगी 2 × 2 से 4 न्यूटन निकलेगी। तो 4 न्यूटन एक्स्ट्रा आपको फोर्स देनी पड़ेगी, और स्टार्ट में ही आपको पहले 20 न्यूटन देनी है क्योंकि उसको आपने उठाना भी तो है। तो टोटल फोर्स आपकी 24 न्यूटन आएगी। ये आपकी डिटेल यहाँ पर है, आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि आपने सबसे पहले मैथ्स निकालना है और फिर उसके बाद आपने वो फोर्स निकालनी है जिस फोर्स से आपने उसको रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी अपवर्ड, कि जिस फोर्स से आपने उसको ऊपर ले कर जाना है। अब जो स्टार्ट में उसका वेट है वो भी आपको उतनी फोर्स भी आपको देनी पड़ेगी क्योंकि आपने उसको उठाना भी तो है, उठाएंगे तो ऊपर लेके जाएंगे ना। तो इसलिए टोटल फोर्स 24 न्यूटन आएगी। अब ये कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, तो क्योंकि अगर आप टेक्निकली देखें तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में उन चीज़ों को हमने देखा है जो या तो रेस्ट पे थी या वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी। अब एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे भी ना हो, यूनिफॉर्म स्पीड से भी मूव ना कर रहा हो, तो इसका मतलब है पीछे एक ही कंडीशन बचती है, वो क्या कि इसका मतलब है फिर वो एक्सेलरेट कर रहा है या डिसेलरेट कर रहा है। और वो बात हम न्यूटन के सेकंड लॉ में सारी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये न्यूटन का थर्ड लॉ फिर किस चीज़ को डिस्कस कर रहा है क्योंकि पीछे कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो वो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो भी फोर्स के बारे में, लेकिन बिल्कुल अलग वे में एक डिस्कशन है। तो ये क्या कहते हैं, इसको हम जो है वो अभी ये भी हम बुक से ही देखेंगे। तो न्यूटन का थर्ड लॉ, तो इसके अंदर भी आपने इसको इसी तरीके से जिस तरीके से बुक में लिखा हुआ है, ये डिटेल टॉपिक आपने एज इट इज़ सारा लिखना है। तो इसके अंदर ये एक एग्ज़ाम्पल है, पहले बुक वाली यहाँ तक, और फिर उसके बाद अपने इसी एक पैराग्राफ में सारी एग्जांपल आपने अलग अलग पैराग्राफ में लिख देनी है। फिर दूसरी एग्जांपल है ये बैलून वाली, फिर उसके बाद तीसरी एग्जांपल है रॉकेट वाली। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जिनको आपने डायग्राम बना के साथ प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। और पहले जो है वो इसकी स्टेटमेंट के बारे में क्या बातें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी, एक बॉडी अगर दूसरी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी के ऊपर भी एक रिएक्शनल फोर्स देती है। कि फॉर एग्जांपल 2 बॉडीज़ हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ये ए है और ये दूसरी बॉडी है बी। अब ए ने फोर्स लगाई बी के ऊपर तो उसको हम कहेंगे एक्शन फोर्स, जो बी ने फोर्स लगाई है ए के ऊपर उसको हम कहेंगे रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से the force exerted by A on B is action force, whereas the force exerted by B on A is called reaction force। तो जितनी A ने B पे फोर्स लगानी है B भी उतनी ही रिएक्शन फोर्स वापस किसको देगा? A को। तो इसलिए इसकी स्टेटमेंट है न्यूटन के थर्ड लॉ की, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अच्छा, कि हर एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और कितना होता है? इक्वल। जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट में वर्ड फोर्स का नहीं यूज़ हुआ हुआ, इसलिए यहाँ पर आपने एक्शन रिएक्शन से मतलब वो कोई और मतलब नहीं ले लेना कि जी एक्शन रिएक्शन मतलब लड़ाई हुई है तो एक ने जो है एक्शन किया तो दूसरे ने उसको वापस रिएक्शन दिया। तो ये उस बारे में नहीं है। ये एक्शन और रिएक्शन उसने ऊपर डिस्कस कर दिया है कि ये एक्शन का मतलब भी यहाँ पर एक्शन एक फ़ोर्स है और रिएक्शन का मतलब भी एक फ़ोर्स है। तो इसको फोर्स के ही वे में लेना है क्योंकि न्यूटन के तीनों लॉ फोर्स के बारे में है। जब हम फोर्स का वर्ड बीच में से निकाल के इसको समझने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आता और ये जो है वो एक एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है, पता नहीं क्या बात कर रहा है ये।
तो अगर आप फोर्स के वे में देखें तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। लेट्स सपोज ये बुक है, कहाँ पे पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर। तो टेबल पे ये अपना क्या कर रही है, वेट लगा रही है। तो टेबल भी वैसे नहीं बैठा हुआ, टेबल इसको क्या कर रहा है, एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ दे रहा है, तभी ये बुक यहाँ पर स्टिल पड़ी हुई है। वरना अगर ये टेबल लेट सपोज किसी कागज़ का बना होता, न्यूज़पेपर का बना हुआ होता, और इसका वेट इस बुक का ज़्यादा होता और वो इसको रिएक्शन फोर्स ना दे पाता, तो फिर ये यहाँ पर ना रह पाती। तो इसका यहाँ रहना बता रहा है कि अगर ये उस पर एक्शन फोर्स लगा रही है बुक, तो आगे से वो भी उतना ही रिएक्शन फोर्स दे रही है। तो इस तरह से जब कोई चीज़ स्टिल पड़ी होती है और वो एक्शन लगा रही होती है अपने वेट के ब्याह पर, तो जो वेट के अगेंस्ट वो चीज़ उसको ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स दे रही होती है ताकि वो चीज़ रुकी रहे, उस रिएक्शन फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं, जो ऊपर आर है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। शायद यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ हुआ, आगे किसी जगह पर आ जाए तो आप इसको नोट रखिएगा। इस आर को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसके अलावा दूसरी एग्जांपल क्या है, ये बैलून है, ठीक है। तो ये बैलून है, अगर आप इसके अंदर एयर फिल करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये रश आउट करता है, एकदम से भागने लग जाता है, आपके हाथ से निकल के किसी दूसरी जगह पर भागने की कोशिश करता है। तो ये क्यों भागता है, क्या है, इसको डर लग रहा होता है, क्या मसला है इसको? तो वो सिंपल सी वजह ये है कि इसके अंदर क्या थी, एयर आपने फिल की हुई थी, ठीक है। एयर के मॉलिक्यूल्स जहाँ पर उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ से उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनकी क्वांटिटी कम होती है। तो बाहर क्वांटिटी कम है, अंदर आपने ज़्यादा फिल कर दिया है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। अब भागने के लिए वो क्या करेंगे, भागने के लिए वो अंदर की तरफ से जो बैलून की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उन पर फोर्स लगाएंगे कि तुम जो है वो पीछे हटो, कि हमने बाहर निकलना है। तो रिएक्शन में क्या होगा कि जो बैलून की रबर की दीवारें हैं, वॉल्स हैं, वो उन एयर के मॉलिक्यूल्स को पुश करेंगी कि तुम जो है वो पीछे की तरफ हटो। वो रिएक्शन फोर्स उसको देंगी एयर के मॉलिक्यूल्स को, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बैलून की वॉल्स हैं वो, क्योंकि एयर तो बाहर निकल रही होगी, तो बैलून की वॉल्स हैं वो बैक साइड पर फिर उसके अगेंस्ट जो है वो एयर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट के अगेंस्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा बैलून। तो इसलिए वो रश आउट हो रहा होगा। इसी प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो रॉकेट काम करता है कि रॉकेट को एक जो है वो रॉकेट लॉन्चिंग पैड होता है और कंक्रीट का बना होता है, और उसके नीचे जो है वो हाई प्रेशर के साथ जो है वो गैसेस फिल की जाती हैं और फिर उन गैसेस को जो है वो बर्न किया जाता है। तो जब वो बर्न होती हैं तो वो वहाँ से रश आउट होने की कोशिश करती हैं और गैसेस, लेकिन वो निकल नहीं पाती। तो फिर उसके नतीजे में वो फिर रॉकेट को वो फोर्स देती हैं नीचे से ऊपर की तरफ कि तुम बाहर निकलो, और रॉकेट उनको नीचे की तरफ फोर्स देता है कि तुम पीछे हटो। तो नतीजे में जो है ना वो एक दूसरे को जब फोर्स देते हैं तो इसी से रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और उसके बाद में भी उसमें हॉट गैसेस होती हैं जो कॉन्टीन्यूसली बर्न आउट होती रहती हैं और रॉकेट को आगे की तरफ मूवमेंट का चांस मिलता रहता है। तो एक रॉकेट के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बात है, बुक में तो नहीं डिस्कस हुई, मैं अपनी तरफ से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो अपने ध्यान में रखिएगा कि रॉकेट जब हाइट पर जाता रहता है ना तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है, वो एक्सेलरेट करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में सोचिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए